फ्रेंड्स, अभी तक हमने मलेरिया की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, वहाँ पे उसके क्लिनिकल स्टेजेस क्या क्या है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करना है, वहाँ पे उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है, ये सब चीजें हम लोगों ने अच्छी तरह से डिटेल में अब तक देखी है। अभी हम लोग मलेरिया के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे समझो हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट वगैरह हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से समझो नहीं दी, तो इससे से क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ते जाके पेशेंट पल्मोनरी हेपेटाइटिस हो गया, सेरेब्रल मलेरिया हो गया, या फिर वहाँ पे एक्यूट रीनल फेल्योर, और बाद में पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेल्योर में वगैरह जाके पेशेंट की डेथ तक होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पेशेंट को जो है प्रोफाइलैक्सिस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या देना है, या फिर वहाँ पे पेशेंट को एक्यूरेट ट्रीटमेंट वगैरह क्या देनी है, वहाँ पे समझो फैल्सिफेरम वगैरह पॉजिटिव आने के बाद पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह क्या क्या करना रहता है, ये सब चीजें वगैरह हम लोग देख के यहाँ पे जरा सा हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छी तरह से देखने वाले हैं फ्रेंड्स आप, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग सबसे पहले ट्रीटमेंट एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट वगैरह पेशेंट में क्या क्या देना रहता है, जरा सा ये सब चीजें भी हम लोगों को पता रहना जरूरी रहता है, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट को समझो जरा सा फ्लूइड असेसमेंट करना है, मतलब वहाँ पे पेशेंट डिहाइड्रेशन वगैरह है क्या, ये सब चीजें वगैरह देखना है। इनके समझो पेशेंट हमें डिहाइड्रेशन वगैरह देते हैं दिख रहा है, तो हम लोगों को जरा सा डिहाइड्रेशन वगैरह करेक्शन करना है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को अच्छी तरह से आईवी फ्लूइड वगैरह मैनेजमेंट, इसके साथ साथ पेशेंट में समझो आईवी फ्लूइड के साथ साथ पेशेंट को ओआरएस सॉल्यूशंस वगैरह, ये सब चीजें वगैरह पेशेंट को जरा सा ये हम लोगों को सपोर्टिव ट्रीटमेंट वगैरह भी देखने लेनी पड़ती है, ठीक है। बाद में फीवर कंट्रोल, इनकेस वहाँ पे पेशेंट में समझो फीवर वगैरह अच्छी तरह से आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जरा सा हम लोगों का एंटीपायरेटिक ट्रीटमेंट वगैरह है, ये सब चीजें भी जरा सा ये हम लोगों को जरा सा पैरासीटामोल वगैरह ऐसी कंडीशन में जरा सा देख के फीवर कंट्रोल वगैरह पेशेंट में करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इनके समझो हाई ग्रेड फीवर वगैरह रहता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। इसलिए जरा सा फीवर कंट्रोल वगैरह हम लोगों को उस कंडीशन में करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। ये सब चीजें वगैरह जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में अभी हम लोग आते हैं सबसे मेन जो चीज है यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है एंटी मलेरियल की, ये चीज जब ज्यादा सा हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट है पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज में चालू करनी रहती है ऐसे केसेस में, ठीक है। पेशेंट को कैसे प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज में पेशेंट को जो है एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे समझो प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह नहीं देते, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट आगे चल के जरा सा इरेथ्रोसाइटिक स्टेज में पेशेंट के आरबीसी वगैरह बर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए पेशेंट को समझो फीवर विद चिल्स जब भी आता है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को समझो फीवर विद चिल्स स्टार्ट हो गया, पेशेंट में इस कंडीशन में प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज में आता है, तो ऐसी कंडीशन में जरा सा हम लोगों को अच्छी तरह से एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट वगैरह है इस कंडीशन में हम लोग चालू करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट हम लोग जो मेरोजाइट्स वगैरह जो है ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ समझो ये एंटीमलेरियल ट्रीटमेंट जो कुछ भी हम लोग देते हैं इस कंडीशन में काम करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कई बार हम लोग और वहाँ पे जरा सा साइकिल में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज के बाद आरबीसी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आरबीसी वगैरह जो है रिलैप्स स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। आरबीसी समझो रिलैप्स स्टेज में वगैरह चले गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे आरबीसी वगैरह कैसा है रिलैप्स स्टेज में चले जाने के बाद पेशेंट को जो है जो मलेरिया वगैरह है एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट देने के बाद फिर से ये मलेरिया वगैरह फिर से हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, मतलब आरबीसी वगैरह समझो रिलैप्स स्टेज में वगैरह चले जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को फिर से ये फिर से पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे मलेरिया वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा से एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट के साथ साथ, ठीक है, एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को क्या है जो क्लोरोक्विनिन वगैरह भी स्टार्ट करना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। सॉरी, एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्रिमेक्विनिन जो ड्रग है प्रिमेक्विनिन, ठीक है, प्रिमेक्विनिन वगैरह जो कुछ भी ड्रग है ये भी हम लोगों को जरा सा बाद में एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट के साथ साथ स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे प्रिमेक्विन जो है ये टोटल इरेडिकेशन के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। टोटल इरेडिकेशन फॉर मलेरिया, ठीक है, टोटल इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया वगैरह जो है पेशेंट को मलेरियल जो पैरासाइट जो कुछ भी पूरा टोटल इरेडिकेट करने के लिए हम लोगों को जरा सा बाद में प्रिमेक्विनिन वगैरह ये सब चीजें जरा सा पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसे देना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को जरा सा कॉम्बिनेशन थेरेपी में एंटी मलेरियल ड्रग के साथ साथ प्रिमेक्विन वगैरह जो है आगे चल के हम लोग देखेंगे क्या ड्रग वगैरह है, ये सब चीजें भी हम लोग जरा सा वहाँ पे सोच लेना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें वगैरह हम लोगों को जरा सा ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए एंटीमलेरियल ड्रग के साथ साथ प्रिमेक्विन वगैरह जो है ये ड्रग्स वगैरह हम लोगों को जरा सा यूज करने पड़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले देख लेते हैं कि एंटीमलेरियल ड्रग वगैरह कौन से है और वहाँ पे उसका यूजेस वगैरह क्या क्या है, तो वहाँ पे जरा सा रेजिस्टेंस वगैरह रहते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को मेडिसिन वगैरह क्या क्या देना रहता है, ठीक है। एक एक करके जरा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले जरा सा मोनोथेरेपी देख लेते हैं, बाद में कॉम्बिनेशन थेरेपी देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग सबसे पहले देखने से पहले ये बता देता हूँ फ्रेंड्स।
जब भी पेशेंट समझो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर वगैरह समझो पॉजिटिव आता है, ठीक है, समझो पेशेंट को पीबीएस वगैरह जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर वगैरह समझो कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में समझो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर वगैरह समझो पेशेंट को पॉजिटिव आता है पीफेल्सिफेरन के लिए, तो पेशेंट को हम लोगों को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले आर्टिसिनेट वगैरह चालू कर देनी चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आर्टिसिनेट वगैरह चालू कर देनी चाहिए। बाद में सेकंड लाइन थेरेपी जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी वगैरह ये सब चीजें वगैरह हम लोग एक एक करके बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए जरा सा हम लोग अभी एक एक करके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देख लेते हैं, बाद में जरा सा ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह क्या है ये भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं वहाँ पे क्लोरोक्विन ससेप्टेबल मलेरिया, ठीक है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को समझो मलेरिया जो है क्लोरोक्विन के लिए ससेप्टेबल है। फ्रेंड्स क्या होता है कई बार मलेरिया जो रहता है कई बार की क्लोरोक्विन के लिए रेजिस्टेंस भी रहता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में समझो वहाँ पे जरा सा एंटी मलेरियल जो है दूसरे ड्रग्स वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन समझो वहाँ पे पेशेंट क्लोरोक्विन ससेप्टेबल मलेरिया वगैरह है। ये फ्रेंड्स वहाँ पे क्लोरोक्विन ससेप्टेबल मलेरिया वगैरह है ये कैसे हम लोगों को पता चलता है, इसलिए पेशेंट को अच्छी तरह से जरा सा हिस्ट्री वगैरह लेनी है, पहले मलेरिया वगैरह हुआ है क्या, ये सब चीजें वगैरह जरा सा पेशेंट को पूछना रहता है, मतलब प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री वगैरह लेनी रहती है। इसलिए समझो वहाँ पे क्लोरोक्विन वहाँ पे पहले प्रोटोकॉल वगैरह जो है, इसलिए ऐसे समझो पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ मलेरिया वगैरह है तो ऐसी कंडीशन में क्लोरोक्विन का भी रेजिस्टेंस वगैरह आ सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट को जरा सा हिस्ट्री वगैरह पूछना रहता है कि पहले आपको मलेरिया वगैरह हिस्ट्री है क्या, या फिर वहाँ पे पेशेंट समझो कई एरियाज वगैरह रहते हैं कि वहाँ पे एरिया पर्टिकुलर एरियाज में क्लोरोक्विन वगैरह रेजिस्टेंस रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा सा क्लोरोक्विन वगैरह ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में नहीं आता फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इनके समझो वहाँ पे क्लोरोक्विन ससेप्टेबल मलेरिया है और वहाँ पे पेशेंट को क्लोरोक्विन ससेप्टेबल है फॉर फ्री वाइवाक्स पी फैल्सिफरम पी ओलिव मलेरिया, तो यहाँ पे जरा सा हम लोगों को ये क्लोरोक्विन वगैरह दे सकते हैं। दिस इज यूजफुल टू ट्रीट एक्यूट अटैक ऑफ मलेरिया ऑल टाइप्स ऑफ मलेरिया, ठीक है, जो ऑल टाइप्स ऑफ मलेरिया के लिए हम लोग ये एक ससेप्टेबल जो है ऐसे केसेस में हम लोग दे सकते हैं। फिर वहाँ पे सबसे पहले जो पेशेंट्स को जो पहले के कुछ लास्ट डिकेड में टैबलेट लैरियागो आते थे फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, टैबलेट लैरियागो लास्ट डिकेड में बहुत ज्यादा यूज किया गया टैबलेट है, ठीक है, अभी भी बहुत ज्यादा चलता है टैबलेट लैरियागो वगैरह। हम लोग समझो प्रोफाइलेक्सिस के लिए पेशेंट समझो पेशेंट ससेप्टेबल है मलेरिया की, पेशेंट को जरा सा हम लोग को लग रहा है कि पेशेंट मलेरिया वगैरह हो सकता है, या फिर वहाँ पे उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में समझो मच्छर वगैरह ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये प्रोफाइलेक्सिस की तरफ से ये टैबलेट लैरियागो वगैरह भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। लैरियागो में फ्रेंड्स क्या आता है क्लोरोक्विन फॉस्फेट 250 mg का रहता है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा समझने वाली एक बात है कि क्लोरोक्विन फॉस्फेट में तो 250 mg का टैबलेट रहता है, लेकिन जो क्लोरोक्विन बेस जो क्लोरोक्विन बेस रहता है ना, मतलब वहाँ पे क्लोरोक्विन का जो एक्चुअल मॉलिक्यूल रहता है वो कितने का रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे 150 mg का रहता है, ठीक है। वहाँ पे क्लोरोक्विन फॉस्फेट कितना 250 mg का रहता है, लेकिन जो क्लोरोक्विन जो मेन जो बेस है ना उसका मतलब वहाँ पे जो मेन मॉलिक्यूल है ना क्लोरोक्विन का 150 mg का रहता है बेस में, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को क्लोरोक्विन जो जो फॉस्फेट के 250 mg के टैबलेट्स आते हैं, इट कंटेन्स 150 मिलीग्राम ऑफ बेस गिव्स 4 टैबलेट स्टैट। हम लोग जरा सा क्लोरोक्विन फॉस्फेट के 4 टैबलेट स्टैट में देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, 4 टैबलेट स्टैट में देना रहता है, देन 2 टैबलेट्स आफ्टर 8 आवर्स के बाद में, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट को 4 टैबलेट देना रहता है, बाद में पेशेंट को जो 2 टैबलेट ये 8 घंटे के बाद में, ठीक है, पेशेंट को 8 घंटे के बाद 2 टैबलेट देना रहता है, बाद में पेशेंट को 1 टैबलेट फॉर बीडी देना रहता है फॉर 2 डेज की 2 वीक्स के लिए, ठीक है। पेशेंट सब जरा सा समझ लेना ये सब चीजें वगैरह जो है फ्रेंड्स वहाँ पे प्रैक्टिकल जो है जब हम लोग प्रैक्टिकल पेशेंट में यूज करते हैं तो जरा सा हम लोगों को धीरे धीरे ध्यान में आता है ये सब चीजें वगैरह, इसलिए जरा सा ये सब चीजें वगैरह आपको पता रहना चाहिए कि प्रैक्टिकली पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट वगैरह देना चाहिए, ठीक है। इसलिए पेशेंट को सबसे पहले स्टार्टिंग में जो क्लोरोक्विन बेस्ड टैबलेट क्लोरोक्विन के टैबलेट है, क्लोरोक्विन कितना 4 टैबलेट स्टार्ट में देना रहता है, बाद में आधे घंटे बाद पेशेंट को जो है 2 टैबलेट देने रहते हैं, ठीक है। पेशेंट को सबसे पहले 4 टैबलेट देने के बाद 8 घंटे बाद 2 टैबलेट देना है, तो उसके बाद में नेक्स्ट डे से पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे 1 टैबलेट बीडी फॉर 2 वीक्स के लिए देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। 1 टैबलेट बीडी फॉर 2 वीक्स के लिए पेशेंट को ऐसे कंडीशन में देना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, समझ गए। और एक बार जरा से देख लेते हैं, क्लोरोक्विन फॉस्फेट 250 mg का रहता है, इट कंटेन्स 150 मिलीग्राम ऑफ बेस, मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल 150 मिलीग्राम का रहता है, सो इट कंटेन्स फ्रेंड्स वहाँ पे इट गिव्स 4 टैबलेट स्टैट में 4 टैबलेट स्टैट में देना है, बाद में फ्रेंड्स 2 टैबलेट्स फॉर आफ्टर 8 आवर्स, मतलब वहाँ पे 8 घंटे के बाद पेशेंट को 2 टैबलेट्स फिर से देना रहता है। इसके बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को 1 टैबलेट बीडी फॉर 2 वीक्स के लिए, ठीक है। इस कंडीशन में ये क्लोरोक्विन फॉस्फेट के जो टैबलेट्स वगैरह है हम लोग प्रोफाइलिसिस के तरीके से भी यूज किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा हम लोग जरा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सा देख लेते हैं। अभी हाल ही के जमाने में फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोरोक्विन वगैरह है, ये क्लोरोक्विन के भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पेशेंट में पाया गया है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा मलेरियल केसेस वगैरह जहाँ पे पाए जाते हैं, समझो वहाँ पे ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसे ट्रेवलिंग के कंडीशन में वगैरह ये ट्रेवलिंग के कंडीशन में ये प्रोफाइलेक्सिस की तरफ से, ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस के लिए जरा सा ये हम लोग जरा सा अभी हम लोग प्रोफाइलेक्सिस के लिए ही
या क्लोरोक्विनिन वगैरह यूज किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ना कि टोटल पेशेंट को एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सब ओनली प्रोफाइलेक्सिस के लिए जरा सा ये क्लोरोक्विनिन वगैरह यूज किया जाता है इस कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। पेशेंट हु कैन नॉट टेक ओरली, समझो पेशेंट ओरली नहीं दे सकता, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है 3.5 mg पर केजी के हिसाब से IM एवरी 6 आवर्स और 3 डेज के लिए हम लोग यहाँ पे पेशेंट को इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा पेनफुल वगैरह रहता है तो ऐसी कंडीशन में क्लोरोक्विनिन वगैरह ज्यादा यूज नहीं किया जाता IM फॉर्म के लिए फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे और ज्यादा सा अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स वगैरह है जो कुछ भी उसका प्रॉपर तरीके से हम लोग अच्छा और यूज है, ऐसे कंडीशन में हम लोग ये दूसरे अदर एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे क्लोरोक्विनिन। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे क्विनाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। क्विनाइन हाइड्रोक्लोराइड में फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, सेरेब्रल मलेरिया वगैरह है, जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया वगैरह है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया वगैरह के लिए ही यूज किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अनदर सिंगल ड्रग वगैरह हम लोग कभी ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए जैसे सेरेब्रल मलेरिया वगैरह है, ऐसी कंडीशन में ये क्लोरोक्विनिन वगैरह है, क्विनाइन वगैरह सॉरी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे क्विनाइन हाइड्रोक्लोराइड देख लेते हैं। क्विनाइन हाइड्रोक्लोराइड में फ्रेंड्स वहाँ पे 600 mg के टैबलेट्स रहते हैं, ये TDS फॉर 3 to 7 डेज के लिए यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। समझो सेरेब्रल मलेरिया वगैरह है तो ऐसी कंडीशन में ये क्विनाइन हाइड्रोक्लोराइड है 600 mg टैबलेट TDS फॉर 3 to 7 डेज के लिए हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो क्विनाइन हाइड्रोक्लोराइड है, दिस ड्रग कैन बी गिवन इंट्रावेनसली इफ रिक्वायर्ड फॉर सेरेब्रल मलेरिया वगैरह, ठीक है। ये जरा सा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया वगैरह जैसे सेरेब्रल मलेरिया वगैरह में भी ये क्विनाइन हाइड्रोक्लोराइड ये जरा सा यूज किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसका जो फ्रेंड्स वहाँ पे जो डोज है 600 mg TDS में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। प्रिफर्ड ओनली इन रेजिस्टेंस केसेस एंड पिफेल्सिफेरम मलेरिया, जैसे कि हम लोग देखा कि फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट समझो रेजिस्टेंस है सब एंटी मलेरियल की वगैरह, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा से क्विनाइन हाइड्रोक्लोराइड वगैरह ये यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे क्विनाइन हाइड्रोक्लोराइड वगैरह। अभी हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्विनाइन हाइड्रोक्लोराइड के बाद अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे प्रिमैक्विनिन, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा प्रिमैक्विनिन है ना, प्रिमैक्विनिन जैसे कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो ऑल एंटी मलेरियल ड्रग्स वगैरह है जो प्री रेथ्रोसाइटिक स्टेज पे काम करते हैं। एक बार समझो पेशेंट को जो आरबीसी वगैरह समझो इन्फेक्टेड आरबीसी जैसे की रिलैप्स स्टेज में चले जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। जरा सा अच्छी तरह से समझने के लिए जरा सा हम लोग डायग्रामेटिक देख लेते हैं जरा सा और एक बार। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि फ्रेंड्स वहाँ पे अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि पेशेंट को कैसा रहता है, समझो ये आज जो मेरोजोइड्स वगैरह है, मेरोजोइड्स वगैरह ब्लड सर्कुलेशन में समझो एंटर वगैरह करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्री रेथ्रोसाइटिक स्टेज कहा जाता है। इसी कंडीशन में ऑल एंटी मलेरियल वगैरह ये इसी कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे प्री रेथ्रोसाइटिक स्टेज में। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्री रेथ्रोसाइटिक स्टेज से समझो आरबीसी वगैरह इन्फेक्टेड होने की वजह से ये समझो कई बार क्या होता है ये आगे चल के ये आरबीसी वगैरह ये क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे आरबीसी वगैरह रिलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। ये समझो आरबीसी वगैरह रिलैप्स होते हैं तो ये क्या होता है डिसीज में कई बार ये रिलैप्स होने के चांसेस वगैरह रहते हैं एंटी मलेरियल वगैरह देने के बाद। इसलिए कभी भी फ्रेंड्स वहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग के साथ साथ हम लोगों को जरा सा प्रिमैक्विनिन वगैरह जो है ड्रग प्रिमैक्विन वगैरह भी ये कुछ भी ये ड्रग भी हम लोग जरा सा यूज करना पड़ता है, ठीक है। प्रिमैक्विन वगैरह हम लोगों को कई बार यूज करना पड़ता है एंटी मलेरियल ड्रग के साथ साथ, क्योंकि पूरा इरेडिकेट है ना, टोटल इरेडिकेट वगैरह करने के लिए टोटल इरेडिकेट करने के लिए प्रिमैक्विनिन सबसे ज्यादा यूजफुल होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। यूजफुल फॉर्म है यहाँ पे एंटी मलेरियल में, ठीक है। ये भी चीज हम लोगों को जरा सा पता चलनी जरूरी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल इरेडिकेशन के लिए कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग हम लोगों को पूछा गया, तो हम लोगों को बताना कि फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिमैक्विन टैबलेट जो है ये टोटल इरेडिकेशन के लिए जो है ड्रग एंटी मलेरियल ड्रग वगैरह माना जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो प्रिमैक्विन क्या है, फॉर टोटल इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया के लिए प्रिमैक्विन यूज किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। प्रिमैक्विन मस्ट बी यूज्ड आफ्टर एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट, ठीक है। इसलिए एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट जो है एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट वगैरह जो है पेशेंट को अच्छी तरह से देने के बाद ये पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स प्रिमैक्विन का भी डोज कंप्लीट करना रहता है फॉर टोटल इरेडिकेशन के लिए, ठीक है। इट हैज नो इफेक्ट ऑन एक्यूट अटैक, मतलब एक्यूट अटैक में पेशेंट को ज्यादा यहाँ पे ये प्रिमैक्विन का रोल नहीं है, सिर्फ टोटल इरेडिकेट करने के लिए और पोस्ट जरा सा एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट देने के बाद ये प्रिमैक्विन देना रहता है। ये प्रिमैक्विन की फ्रेंड्स वहाँ पे 7.5 mg की टैबलेट्स आते हैं बीडी फॉर 14 डेज के लिए हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ये डोजिंग वगैरह फ्रेंड्स वहाँ पे रिपीटेडली हम लोग यूज करने के बाद हम लोगों को धीरे धीरे यहाँ पे डोजिंग वगैरह ध्यान में रहती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और आपको भी जरा सा अच्छी तरह से एंटी मलेरियल ड्रग्स के जो है डोजेस वगैरह अच्छी तरह से आपको याद रखना है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक दो बात है कि एंटी मलेरियल जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे समझो ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोगों को जरा सा देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे कई बुक के साथ साथ
कई बुक में कई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह दिया है, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे जरा हम लोगों को गवर्नमेंट जो हम लोगों को एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल वगैरह सेट करके देते हैं, मतलब वहाँ पे जो मलेरियल जो प्रोग्राम वगैरह है, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह हम लोगों को सेट किया जाता है, ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा से ये सब चीजें वगैरह प्रोटोकॉल हम लोगों को वहाँ पे उस तरीके से यूज करना रहता है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग जो अदर ऑथर वगैरह चेक जो हम लोग बुक रेफर करते हैं, मतलब वहाँ पे फॉरेन के वगैरह रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे फॉरेन में जो है मलेरिया है वो कौन से ससेप्टेबल है ड्रग के लिए, और वहाँ पे हमारे इंडिया में कौन से ससेप्टेबल है मलेरिया वगैरह, मतलब कौन से ड्रग के लिए ससेप्टेबल है, या फिर वहाँ पे कौन से ड्रग के रेजिस्टेंस वगैरह है, ये सब चीजें वगैरह जरा सा डिफरेंस आता है इसी कंडीशन में। इसलिए जो कुछ भी हम लोग जो इन्फेक्शियस डिसीजेस वगैरह है, ये सब चीजें वगैरह हम लोग देख रहे हैं, इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह हम लोग जो कुछ भी बुक में देखते हैं, इनके समझो वहाँ पे हम लोग फॉरेन बुक वगैरह जो ऑथर वगैरह यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझो हम लोग डेविडसन है, या फिर वहाँ पे समझो कई बार हम लोग जो मेडिसिन का अदर ऑथर भी है, जो कुछ भी हम लोग यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा सा हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से जरा सा मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट की है यहाँ पे, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, जो जो कुछ भी स्टेट में हम लोग वहाँ पे है, उस स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोगों को जरा सा सेट करके दिया है, तो उसके हिसाब से जरा सा हम लोगों को फॉलो करना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे हमारी एरिया जो है, जो कुछ एरिया में हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस एरिया की जो मैक्सिमम जो जनरेशन है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, कौन से ड्रग को सस्टेनेबल है, या फिर कौन से ड्रग को रेजिस्टेंस वगैरह है, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह करते वक्त जरा सा यहाँ पे और कौन से एरियाज में कौन सी सस्टेनेबल है या फिर रेजिस्टेंस है, ये सब चीजें भी हम लोग को जरा सा पता रहना जरूरी है। इसलिए हम लोग जरा सा ये जो कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह देख रहे हैं, इसके जरा सा हम लोग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मतलब वहाँ पे जरा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वगैरह हम लोगों को जरा सा सोचना पड़ता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे प्रिमेक्विनिन। सो प्रिमेक्विनिन क्या यूज कर सकिए, किस लिए यूज किया जाता है, फॉर टोटल इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया, ठीक है। मेरा मलेरिया को टोटल इरेडिकेट करने के लिए एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट देने के बाद ये प्रिमेक्विनिन यूज करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे प्रिमेक्विनिन। अभी हम लोग देख लेते हैं कि प्रिमेक्विनिन के बाद हम लोग आगे जरा सा आगे जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग आर्टिसोनेट देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि पेशेंट समझो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर वगैरह इसमें समझो पॉजिटिव आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट में पीपीएस जो है पॉजिटिव आया, पेशेंट को फीवर विद चिल्स आया, उसके बाद में पेशेंट समझो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर वगैरह पॉजिटिव आया फॉर पी फैल्सिफेरम वगैरह, ठीक है। ये पीबीएस एक बार पॉजिटिव आता है तो फ्रेंड्स वहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा रहता है कि फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को जो है आर्टिसिनेट वगैरह ही यूज किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या आते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, पेशेंट को आर्टिसिनेट वगैरह यूज करना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। सो आर्टिसिनेट इज क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे, आर्टिसिनेट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फैल्सिफरम टाइप ऑफ मलेरिया, ठीक है। आर्टिसिनेट क्या है फिर ये, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फैल्सिफरम मलेरिया, इसलिए आर्टिसिनेट क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में माना जाता है ऐसे जैसे फैल्सिफरम मलेरिया की वगैरह, ठीक है। इट इज सो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे मलेरिया की क्या है, आर्टिसिनेट है, ठीक है। इसलिए इंजेक्शन आर्टिसिनेट वगैरह हम लोग जरा सा यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग भी कई बार प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में वगैरह क्या करते हैं, हम पेशेंट को समझो फीवर विद चिल्स वगैरह आते हैं, तो पेशेंट को सबसे पहले हम लोग सीबीसी और पीएस फॉर एमपी वगैरह एडवाइस करते हैं। इनकेस वहाँ पे समझो पीएस फॉर एमपी पॉजिटिव आता है, मतलब वहाँ पे फैल्सिफरम वगैरह समझो वहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली क्या होता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोग जरा सा क्लोरोक्विनिन वगैरह इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करते, क्योंकि ये किसी प्रोफाइलेक्सिस के लिए है। क्योंकि समझो वहाँ पे हमारा डायग्नोसिस एक बार कंफर्म हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इंजेक्शन फाल्सियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे क्या है इंजेक्शन आर्टिसोनेट है, ठीक है। इंजेक्शन आर्टिसोनेट वगैरह हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जरा सा इंजेक्शन फाल्सियो को स्टार्ट करेंगे। ये कैसे देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, इसका भी डोजिंग जो है फ्रेंड्स कई बुक में अलग अलग दिया है, लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिकल जो यूज करते हैं जरा सा इस डोज जरा सा हम लोग ध्यान में समझ लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग इंजेक्शन फाल्सियो को है 120 mg स्टार्ट में देते हैं, देन 60 mg आफ्टर 12 आवर में, ठीक है। जो है इंजेक्शन फाल्सियो के 60 मिलीग्राम के इंजेक्शन वगैरह अवेलेबल रहते हैं। ये 60 मिलीग्राम के इंजेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, इसलिए सबसे पहले जो है इंजेक्शन फाल्सियो को 120 मिलीग्राम स्टार्ट में देना रहता है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे बाद में 60 mg आफ्टर 12 आवर्स, अगर 12 आवर्स में पेशेंट को फिर से 60 mg देना रहता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट को हम लोगों ने सुबह 8 बजे इंजेक्शन फाल्सियो को 120 मिलीग्राम स्टार्ट में दे दिया, तो रात में फ्रेंड्स फिर से 8 बजे पेशेंट को 60 मिलीग्राम स्टार्ट में देना रहता है। या फिर कई बार क्या करते हैं फ्रेंड्स, कई फिजिशियन 120 मिलीग्राम बीडी में स्टार्ट में देते हैं, ठीक है। 120 मिलीग्राम सुबह में भी देते हैं और रात में भी 120 मिलीग्राम देते हैं, और बाद में 60 mg बीडी फॉर 3 डेज, ऐसे भी कुछ फिजिशियन वगैरह करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल जी मैं
मुझे पूछा जाए तो इंजेक्शन फालतू को सबसे पहले हम लोग 120 mg स्टार्ट में देना चाहिए, बाद में 60 mg पेशेंट को आफ्टर 12 आवर्स में पेशेंट को देना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे देन 60 mg बीडी फॉर 3 डेज के लिए हम लोग ये भी दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। 60 mg बीडी फॉर 3 डेज के लिए दे सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। इंजेक्शन जो फालतू है 120 मिलीग्राम स्टार्ट में देते हैं, बाद में 60 mg बीडी 60 mg आफ्टर 12 आवर्स में देना रहता है। इसके बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे पहले दिन होने के बाद दूसरे दिन से पेशेंट को 60 mg बीडी फॉर नेक्स्ट 3 डेज के लिए ये इंजेक्शन जरा सा इस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग जरा सा फॉलो करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में प्रिवेनिक्विन वगैरह है या फिर वहाँ पे आर्टिसिनेट के टैबलेट्स भी आते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें भी हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिसिनेट के टैबलेट्स वगैरह जो है जरा से किट फॉर्म में, मतलब वहाँ पे जरा सा पायरिडोक्सिन वगैरह के कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये मेडिसिन वगैरह आ सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, आते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जरा सा हम लोग जरा सा कई बार ऐसा स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आर्टिसिनेट का फिर डोजेस वगैरह क्या है, ठीक है। इसका डोजेस भी है फ्रेंड्स यहाँ पे। इसका डोजेस कितना है फिर 2.4, ठीक है। इसका डोजेस कितना है फिर 2.4 mg पर केजी, ठीक है। 2.4 mg पर केजी के हिसाब से हम लोगों को जरा सा ये देना रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। 2.4 mg पर केजी, ठीक है। कितना डोज है इसका 2.4 mg पर केजी आईवी या फिर ओरल फॉर्म में भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट को 12 आवर्ली देना रहता है, तो सबसे पेशेंट को एक्चुअली 12 आवर्ली बीडी वगैरह ऐसे केसेस में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डोजेस क्या फ्रेंड्स वहाँ पे 2.4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। बाद में हम लोग जो आफ्टर 12 आवर वगैरह देखे उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे 60 mg बीडी वगैरह दे 2.4 mg पर केजी ओडी फॉर्म में, ठीक है। इसका जो आइडियल डोजेस वगैरह जरा सा देखना चाहिए तो 2.4 mg पर केजी आईवी 12 आवर्ली बीडी देते हैं, बाद में 2.4 mg पर केजी ओडी पर आगे जरा सा 4-5 दिनों के लिए हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये जरा सा चीजें भी हम लोग जरा सा पता रहना जरूरी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिसिनेट में क्या है, आर्टिसिनेट में फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। आर्टिसिनेट क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जब भी पीबीएस पॉजिटिव आता है, मतलब पेरिफेरल स्मेयर पॉजिटिव आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा सा पिफेल्सिफेरन के लिए जरा सा आर्टिसिनेट वगैरह यूज करते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन फालतू को देना है 120 mg स्टार्ट, बाद में 60 mg आफ्टर 12 आवर, देन 60 mg बीडी फॉर नेक्स्ट 3 डेज के लिए भी हम लोग ये इंजेक्शन दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे आर्टिसिनेट, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे आर्टिमीटर भी है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिमीटर भी है। ये आर्टिमीटर के फ्रेंड्स वहाँ पे कैप्सूल भी आते हैं, आर्टिमीटर 40 mg के कैप्सूल भी आते हैं और यहाँ पे जरा सा इंजेक्शन भी आते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये आर्टिमीटर भी कई बार हम लोग जरा सा रेजिस्टेंस केसेस में भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये जो आर्टिमीटर का फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा लैरेथर नाम से आता है, ठीक है। कौन सी नाम से आता है, ये लैरेथर नाम से इंजेक्शन आते हैं। 80 mg पर ml के हिसाब से रहता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे आयन देना रहता है, मतलब वहाँ पे जो इंजेक्शन का क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे ऑयल इमल्सन रहता है, ठीक है। इंजेक्शन कैसा रहता है, ऑयल इमल्सन रहता है। फ्रेंड जो कुछ भी इंजेक्शन वगैरह जो है ऑयल इमल्सन वगैरह रहते हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, वो बहुत ज्यादा पेनफुल रहते हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो कुछ भी जो आयरन ड्रग वगैरह देते हैं पेशेंट में एब्सिस होने के भी चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे केसेस में। इसलिए जरा सा जो कुछ भी हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह देख रहे तो जरा सा ये सोच समझ के बारे पेशेंट में यूज करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आर्टिमीटर जो है फ्रेंड्स कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। इंजेक्शन फॉर्म में समझो वहाँ पे हम लोग लैरिथर नाम से आता है, ठीक है। इसलिए इंजेक्शन लैरिथर 80 mg पर ml, ठीक है। 80 mg पर ml आयन देना रहता है 12 आवर्ली, ये 3 डोजेस देने रहते हैं, ठीक है। आयन 12 आवर्ली 3 डोजेस एंड 80 mg ओडी फॉर नेक्स्ट 4 डेज के लिए। मतलब वहाँ पे पेशेंट में बहुत ज्यादा आयन इंजेक्शन वगैरह देने के देना पड़ता है ऐसे केसेस में, इसलिए कई बार पेशेंट में एब्सेस होने के चांसेस भी रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें वगैरह हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे। ये हो गया आर्टिथर जो कि लैरेथर नाम से आता है, आयन देना रहता है, ठीक है। 80 mg पर ml के हिसाब से, मतलब 12 आवर्ली 3 डोजेस देने रहते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे आर्टिमीटर। ये आर्टिमीटर भी फ्रेंड्स वहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने आईएम वगैरह देखा, ठीक है। ये फ्रेंड्स वहाँ पे मोनोथेरेपी हो गई, ठीक है, मतलब वहाँ पे सिंगल थेरेपी वगैरह। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे जैसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिर आर्टिसिनेट वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन समझो पेशेंट को कई बार ओरल फॉर्म में पेशेंट को ओरल फॉर्म में वगैरह मेडिसिन देना पड़ता है, या फिर आईवी फॉर्म में पेशेंट समझो मेडिसिन वगैरह नहीं ले सकते, या फिर वहाँ पे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह है आईवी इंजेक्शन वगैरह देने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा सा ओरल फॉर्म भी पेशेंट की मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा ओरल फॉर्म में जो कुछ भी हम लोग ये मेडिसिन वगैरह देख रहे हैं, जरा सा ओरल फॉर्म में मेडिसिन वगैरह देखते हैं तो जरा सा कॉम्बिनेशन थेरेपी हम लोगों को जरा सा देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या क्या जरा सा एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्रिमेथिन एंड सल्फोडाइजिन, ठीक है। प्रिमेथिन एंड सल्फोडाइजिन ये टैबलेट लाइरेडॉक्स नाम से आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। क्या है, टैबलेट लाइरेडॉक्स नाम पे आता है। टैबलेट लाइरेडॉक्स में क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे
जो प्रीमिथाइन है ना, पायरीमिथाइन को 25 mg की टैबलेट रहता है, पायरीमिथाइन 25 mg एंड सल्फाडोक्सिन 500 mg की टैबलेट्स रहती है। ये 3 टैबलेट्स टैट में देना रहता है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। फ्रेंड्स कभी भी हम लोग एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं तो पेशेंट को कैसा रहता है, पहले सबसे पहले लोडिंग डोज में देना रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे पैसे सबसे पहले लोडिंग डोज में देना रहता है, बाद में पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे सिंगल डोज है क्यूरेटिव, मतलब सबसे पहले क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे लोडिंग डोज देना रहता है।